नमस्कार शिक्षक मित्रों, प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान की इस कक्षा में 10वीं क्लास के लिए भौतिक राशियां और उसका मापन विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक शास्त्र विज्ञान का एक भाग है और इस विज्ञान के भाग को हम यथार्थ का विज्ञान कहते हैं। यथार्थ के विज्ञान में मापन की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे दो वस्तुएं हैं और हम कहें कि इनमें से एक वस्तु बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो हमारा यह कथन ही पर्याप्त नहीं होगा कि हम एक वस्तु को छोटी कह दें और दूसरी को बड़ी कह दें। हमें दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में एक वस्तु बड़ी है और दूसरी वस्तु छोटी है। इसके लिए हम उनका मापन करेंगे और मापन करके बताएंगे कि भाई एक वस्तु हमारी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर की लंबी है, दूसरी वस्तु हमने नापी तो वह केवल 1 मीटर की है। चूंकि पहली वस्तु 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर लंबी है तो निश्चित रूप से वह दूसरी वस्तु से बड़ी होगी। जब तक हम अपने किसी कथन का कोई स्पष्टीकरण या कोई प्रमाण न दे दें, तब तक विज्ञान में ऐसे स्पष्टीकरणों का या ऐसे कथनों का कोई अर्थ नहीं रहता। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं अपने विद्वान साथी श्री अजय श्रीवास्तव साहब से, जो आज के हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में इस क्लास में उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं श्रीवास्तव साहब, और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों को भौतिक राशियां और उनके मापन के संबंध में जानकारी देने का कष्ट करें। बच्चों, भौतिक विज्ञान हमारा यथार्थता का विज्ञान है, जैसा सेंगर साहब ने बताया है। और यथार्थता के विज्ञान में हम मापन करते हैं और मापन में सच्चाई बहुत आवश्यक होती है। हम जब भी किसी चीज़ का मापन करते हैं तो उस मापन में सच्चाई नापने के लिए हमें यंत्रों का उपयोग करना पड़ता है, राशियों का उपयोग करना पड़ता है, और इन्हीं राशियों के आधार पर हम परिमाण निकालते हैं और बताते हैं कि जो हमारा परिमाण प्राप्त हुआ है वह सही है और उचित है। यहाँ पर जो कहने का मतलब ये आपने कहा कि मापन में सच्चाई बहुत आवश्यक है। जी हाँ, अंदाज बिल्कुल नहीं चलता। अंदाज इसमें बिल्कुल नहीं चलता। मापन में हम जो कुछ भी नापते हैं उसका हमें गणना करनी पड़ती है, उसके आधार पर हमें परिमाण निकालना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, जैसा कि हम दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें तो मापते हैं जी और कुछ अंदाज से भी काम चला लेते हैं, लेकिन चूंकि यह विज्ञान है और वह भी भौतिक विज्ञान, जी। इसलिए इसमें कोई भी अंदाज किसी भी तरीके का नहीं चलता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी माप को अति शुद्धतम निकालें। तो अति शुद्धतम निकालने के लिए ही हमने इस विज्ञान में जो मापन की विधियां अपनाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा यथार्थवादी हैं। अब आइए बात करते हैं हम डॉक्टर श्रीवास्तव से कि मूल रूप से राशियां कितनी तरह की होती हैं। किसी भी राशि को नापने के लिए हमको उसके वस्तु के द्रव्य और अवस्था का अध्ययन करना होता है, और इसे हमें नापने के लिए राशियों की आवश्यकता होती है। जैसा सेंगर साहब ने बताया, इसमें राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला जिसे हम मूल राशियां कहते हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। जैसा इसमें आप देख रहे हैं, ये राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका मूल राशियां और दूसरा है आपके व्युत्पन्न राशियाँ। तो किसी भी मापन के लिए हमें राशियों का उपयोग करना होता है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब श्रीवास्तव साहब, मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? हाँ, और कैसी होती हैं? जी, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप स्वयं में पूर्ण होती हैं। इनको किसी राशि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं तो लंबाई नापने के लिए हमें केवल लंबाई ही की आवश्यकता होती है, हमें द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती, उसके समय की आवश्यकता नहीं होती। केवल हमें उसकी लंबाई नापकर उसका मापन कर सकते हैं। तो लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ और समय हुआ, ये जो राशियां हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसी राशियां
जी जिन्हें नापने के लिए या जिनके मापन के लिए अन्य किन्हीं राशियों की आवश्यकता न हो। ना हो। ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। और ये मूल राशियां 3 होती हैं। नंबर 1 लंबाई की राशि, नंबर 2 द्रव्यमान और नंबर 3 समय। ये 3 ही राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियां हैं। न लंबाई के लिए लंबाई नापने के लिए आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता होती है, न द्रव्यमान नापने के लिए आपको किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, और न समय नापने के लिए आपको किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है। इसलिए इन तीनों को हम मूल राशियों के नाम से जानते हैं। जी। अब दूसरी बात आपने कही व्युत्पन्न राशियों की, ये क्या होती है? मूल राशियों की सहायता से जो राशियां बनाई जाती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे शब्द से ही मतलब है व्युत्पन्न होना, यानी किसी दूसरी राशि से उत्पन्न होना। तो व्युत्पन्न मात्रक या मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं, मूल राशियां वो कहलाती हैं जो स्वयं अपने आप में पूर्ण होती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो दूसरी राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे हम किसी वस्तु का घनत्व निकाल रहे हैं, घनत्व का हमारा सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें इसमें 2 राशियां हमको निकालनी होती हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान निकालना होता है, दूसरा उसे वस्तु का आयतन निकालना होता है। और तो ये दोनों मिलकर बनी होती है। तब इन दोनों के साथ अगर हम द्रव्यमान में आयतन का भाग देते हैं तो हमें उस वस्तु का घनत्व प्राप्त होता है। ये व्युत्पन्न राशि हुई। आपने कहा कि घनत्व चूंकि मात्रा और आयतन का अनुपात है, इसलिए इसमें मात्रा की भी इकाई निकालनी पड़ेगी। जी हाँ। और आपको आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन निकालने के लिए आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला कि घनत्व हमारा 2 राशियों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव्यमान पर और दूसरा लंबाई पर। लंबाई के आधार पर हमने आयतन की गणना की है। हाँ सिंगर साहब, आयतन भी स्वयं व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन भी स्वयं व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि आयतन जब हम निकालते हैं तो लंबाई का हम उसमें 3 बार गुणा करते हैं। तो 3 बार गुणा करने पर यानी आयतन स्वयं अपने आप में नहीं निकल जाता, लंबाई का 3 बार गुणा करेंगे तो हम उसमें आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है। श्रीवास्तव साहब, भार क्या है? ये मूल राशि होगी या व्युत्पन्न राशि होगी? भार? हाँ, भार अपनी मूल राशि है। मेरे ख्याल से भार व्युत्पन्न राशि होना चाहिए, क्योंकि भार मात्रा और त्वरण का गुणनफल होता है। जी जी। तो मात्रा अलग राशि है और त्वरण नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। द्रव्यमान मूल मात्रक है और भार आप इसमें द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, इसलिए यह व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। और व्युत्पन्न मात्रक के कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? हाँ, और व्युत्पन्न मात्रक के जैसे हम संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। जी हाँ। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए ये भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। वेग में हम समय का भाग करते हैं। समय एक स्वयं मूल मात्रक है और वेग हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। वेग स्वयं व्युत्पन्न मात्रक है, जिसमें आप दूरी और समय का भाग करते हैं। दूरी में समय का भाग करते हैं, दूरी और समय का अनुपात है। जी जी। इसलिए वह भी व्युत्पन्न मात्रक है। जैसा यहाँ पर टेलीटॉप पे आपका दिखाया गया है, मूल राशियाँ जिन राशियों का मापन किसी अन्य राशियों के सहारे लिए बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये आपके मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जिन राशियों का मापन किसी अन्य राशियों के सहारा लिए बिना किया जा सकता है उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे घनत्व, आयतन। घनत्व में हमें द्रव्यमान और आयतन दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। आयतन लंबाई पर निर्भर होती है, इसमें हमें लंबाई का 3 बार गुणा करना होता है। जी। अब आइए श्रीवास्तव साहब कुछ चर्चा करें सदिश और अदिश राशियों। जी हाँ, जैसा हमने अभी आपको बताया मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में यदि हम यह देखते हैं कि उनकी दिशा क्या है, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दिशाहीन होती हैं। जैसा हमारे सर ने कहा है, सिंगर साहब ने, कि राशियां दिशाओं पर निर्भर होती हैं। इसमें सदिश राशि क्या होती हैं और अदिश राशि क्या होती। जिन राशियों में दिशाओं की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां अदिश राशियां होती हैं। अब कहने का मतलब ऐसा कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं
जिनमें केवल परिमाण बताना आवश्यक होता है, उसकी दिशा बताना आवश्यक नहीं होता, दिशा से उनका कोई संबंध भी नहीं होता। इसलिए ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान नापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती जी। द्रव्यमान का जब हम नापते हैं तो हमें उसमें दिशा नहीं बतलानी होती जी। समय हम नापते हैं, समय की कोई दिशा नहीं होती। हाँ। तो ये जो राशियां हैं ये अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल भी एक अदिश राशि चाल भी एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें केवल हमें ये बताना पड़ता है कि वस्तु चल रही है, जी हाँ, किस दिशा में चल रही है, इससे हमारा कोई तात्पर्य हाँ, नहीं रहता। इसे दिशा का बोध नहीं होता है। अगर हम चाल में दिशा का बोध भी करा दें तो वह चाल किसी परिणत हो जाती है। वह चाल, उस चाल को हम चाल ना कहकर फिर हम वेग कहने लगते हैं, और उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम दूरी ना कहकर हम उसे विस्थापन कहते हैं। जी। तो ये हुआ अदिश राशियों का। अदिश राशियों में वो राशियां हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह बताना आवश्यक नहीं होता कि वह किस दिशा में है। तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे मात्रा है, जैसे आपकी लंबाई है, जैसे आपका चाल है, ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं। अब सदिश राशि, जिन राशियों में दिशा के साथ साथ परिमाण भी रहता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों रहती है, वो राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती। जैसे अभी सिंगर साहब ने बताया कि वेग, और वेग में हम जब वेग का सूत्र लिखते हैं तो हमारे पास वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक किसी वस्तु का एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए वेग हमारा एक सदिश राशि है। इसी तरीके से आपका बल, हाँ, बल भी एक सदिश राशि है, क्योंकि जब ये कहा जाएगा कि आपने कोई बल लगाया, आपने 5 डायन का बल लगाया, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये बल किस दिशा में लगाया गया, तब तक बात पूरी नहीं होगी। बल किस वस्तु पर लगाया, किस दिशा में लगाया, कितना बल लगाया, जब तक ये बात आप पूरी नहीं बताएंगे तब तक बात आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल का जैसे सूत्र आप जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण भी हमारी एक सदिश राशि है। तो बल के लिए जब हम बल का मापन करते हैं तो हमें त्वरण की आवश्यकता होती है। त्वरण हमारा एक सदिश राशि है, इसलिए बल भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। जी। अब संवेग कैसी राशि होगी? संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो द्रव्यमान के साथ जब हम वेग का गुणनफल करते हैं तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो श्रीवास्तव साहब, जी हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ सदिश राशियां हैं, 2 सदिश राशियां हैं, और हम उनको जोड़ना चाहते हैं और परिमाण निकालना चाहते हैं कि दोनों को जोड़कर परिमाण कैसे निकलेगा। जी। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ सिंगर साहब, जब 2 राशियों को जोड़ा जाता है तो सदिश और अदिश राशियों में जोड़ में भिन्नता है। जी। जब हम अदिश राशि को जोड़ते हैं तो हम साधारण बीजगणितीय जोड़ से जोड़ लेते हैं। जी। साधारण बीजगणितीय जोड़ में जैसे किसी वस्तु के द्वारा एक सरल रेखा में चली गई दूरी यहाँ दिखाया जा रहा है, A से B 4 मीटर है और B से 3 मीटर है। तो इसका अदिश अगर हम जोड़ करते हैं तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा हम इसे जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन जब हम सदिश राशियों का जोड़ करते हैं या सदिश राशियों का मापन करते हैं, इनकी दिशा से हमें संबंध निकालना होता है, यानी इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें दिया हुआ है यदि कोई वस्तु A बिंदु से चलकर B बिंदु में पहुंचती है, A बिंदु से चलकर B बिंदु में पहुंचती है तो ये 4 मीटर विस्थापित होती है। इसके बाद यह वस्तु पूर्व की ओर चलने के बाद वस्तु उत्तर की ओर 3 मीटर की ओर चलती है, तो इसका कुल विस्थापन A से C तक होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें 4 मीटर हमारा पूर्व की ओर है और 3 मीटर हमारा उत्तर की ओर है, तो हमारा जो कुल विस्थापन होगा वो A से C तक होगा। ये बीजगणितीय योग के आधार पर नहीं किया जाता। इसके लिए एक विशेष सदिशों के जो नियम है उनको हम लगाते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जैसे त्रिभुज का नियम है, समानांतर चतुर्भुज का नियम है, उस आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। यहाँ पर जो कुल विस्थापन हुआ है वो 3 और 4 का टोटल 7 नहीं आएगा, इसका विस्थापन आता है 5। तो देखा बच्चों आपने
अदिश राशियों का अगर आपको योग करना है तो उन्हें बीजीय योग के नियम से कर सकते हैं। जैसे 3 मीटर और 4 मीटर दोनों का योग हो गया 7 मीटर। अगर आप अदिश राशियों में इसको कहेंगे तो ये चली हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी, जहाँ पर दिशा का कोई बोध नहीं है। लेकिन जहाँ पर दिशा का बोध है, पहले आप ए से पूर्व की ओर 4 मीटर चले, फिर जहाँ पर पहुँच गए वहाँ से ठीक उत्तर की ओर आप फिर 3 मीटर चले, तो आपका विस्थापन कितना होगा? चूंकि विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए यह बीजीय योग 7 के बराबर नहीं होगा। इसे निकालने के लिए हमें कुछ अन्य नियमों की आवश्यकता होती है। तो यह होता है सदिश राशियों के योगफल के नियम से, और इसमें अक्सर नियम का पालन किया जाता है समानांतर चतुर्भुजों के नियम का, और उसके आधार पर हम यह विस्थापन कितना होगा यह ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का बोध वहाँ पर आवश्यक नहीं होता। लेकिन सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगर आप किसी सदिश राशि के लिए केवल परिमाण बताते हैं तो यह बात अधूरी रहती है और पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए सदिश राशि और अदिश राशि दोनों भिन्न भिन्न हैं, और इनमें अंतर आपको अभी इसी स्टेज पर अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब आते हैं मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई या मापन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। इसके संबंध में कुछ बताएंगे? हाँ बच्चों, जब हम किसी राशि को नापते हैं तो उसके लिए एक निश्चित माप होना आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मापों को निर्धारित किया गया है। फ्रांस में सेवरस नामक एक जगह है, वहाँ पर एक प्रयोगशाला है, उसमें इस माप पर आधारित कुछ लंबाई के लिए, कुछ द्रव्यमान के लिए और समय के लिए, कुछ ऐसे लंबाई के लिए एक ऐसी छड़ रखी गई है जिसका लंबाई निश्चित होती है। द्रव्यमान के लिए एक ऐसा बेलन रखा गया है धातु का जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको निश्चित माना गया है। यदि हम किसी मात्रक को मानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान इतना ही होगा या इसकी लंबाई इतनी ही होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 जो मूल मात्रक हैं उसमें पहला है आपका द्रव्यमान। श्रीवास्तव साहब, मैं जरा यहाँ पर जानना चाहूँगा कि मूल मात्रक तो वास्तव में 3 ही थे जी। अब यहाँ पर 7 बनाए गए हैं जी जी। तो इसमें से 4 जो मात्रक हैं वो बाद में जोड़े गए हैं? हाँ, 4 मात्रक बाद में जोड़े गए हैं जो हमारे विद्युत धारा, ज्योति फ्लक्स, ताप और द्रव्य की मात्रा पर निर्भर होते हैं जी। तो यहाँ पर जो हमारे पहले शुरू के जो 3 मात्रक हैं, पहला तो हमारा द्रव्यमान का मात्रक है जिसे हम किलोग्राम कहते हैं, इसे हम केजी से लिखते हैं। दूसरा हमारा लंबाई का मात्रक है जिसे हम मीटर कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमारा समय का मात्रक है, इसे हम सेकंड कहते हैं और इसे s से प्रदर्शित करते हैं। चौथा जो आप सिंगर साहब से जैसी हमारी चर्चा आपके सामने हुई है कि ये 3 मात्रक पहले से थे, इसमें 4 मात्रक और जोड़े गए हैं। विद्युत धारा का नापने के लिए एक मात्रक बनाया गया है जिसे हमने एम्पियर कहा है और इसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति फ्लक्स यानी ज्योति की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नापने का एक मात्रक होता है जिसे हम कैंडेला कहते हैं, इसे हम CD से प्रदर्शित करते हैं। ताप नापने के लिए मात्रक होता है, आपने सेंटीग्रेड पढ़ा होगा, ताप नापने का एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जिसे हम केल्विन कहते हैं और इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। आज किसी छोटी वस्तु के द्रव्य की मात्रा को नापने के लिए एक मात्रक माना गया है जिसे हम मोल कहते हैं और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ 7 मात्रक के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं, 2 संपूरक मात्रक भी माने गए हैं। 2 संपूरक मात्रक हैं आपके, वो कोण से संबंधित हैं। इन संपूरक मात्रक में कोण को 2 भागों में बांटा गया है, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण। तो पूरक मात्रक जो हैं वो समतलीय कोण है, कोण का मात्रक है जिसे हम रेडियन से या RD से प्रदर्शित करते हैं। और ठोस का कोण, जैसे हम एक कोई ठोस बॉल ले लें और बॉल की सतह के ऊपर हम ऐसे एरिया लेकर, एक छोटा सा क्षेत्र लेकर, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है, ये बॉल है, इसका इतना एरिया हम ले लें और इसके बीच का हम कोण नापें,
इस एरिया का, तो ये हमारा सॉलिड एंगल या ठोस का कोण कहलाता है। इसे हम स्टेरेडियन से नापते हैं। और जैसा समतल का कोण है, सीधा हम इस तरह का कोण नापना चाहेंगे तो ये समतल का कोण होगा, इसे हम रेडियन से नाप सकते हैं। अभी देखिए श्रीवास्तव साहब ने आपको बहुत अच्छी तरीके से 7 मूल राशियां और उनके अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बताए। बच्चों, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक समिति, जिसे हम SI कहते हैं, उसने एक MKS नाम की संस्था का गठन किया और वहाँ पर एक लंबाई की छड़, एक निश्चित लंबाई की छड़, एक निश्चित मात्रा का बेलन रखा और ये कहा गया कि इस छड़ की लंबाई 1 मीटर है और इस बेलन की मात्रा 1 किलोग्राम। इसी तरीके से वहाँ पर एक समय के मापन के लिए भी एक घड़ी नियत की गई, जिसमें कम से कम मात्रक 1 सेकंड रखा गया। सर, ये जो वहाँ छड़ रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में, ये प्लेटिनम और इरिडियम नामक धातु की मिश्र धातु की है। साधारण प्लेट ये छड़ नहीं है जो ताप के साथ घटती बढ़ती हो या जिस पर अन्य चीज़ों का प्रभाव, भौतिक चीज़ों का प्रभाव उस पर बहुत जल्दी पड़ जाता हो, ऐसी छड़ नहीं है। इस छड़ को ऐसा बनाया गया है जिस पर कि भौतिक विपदाओं का बहुत कम प्रभाव पड़े। तो ऐसी छड़ की लंबाई को हम हमेशा 1 मीटर से नापते हैं और यही अंतर्राष्ट्रीय लंबाई की इकाई है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बताई गई, जैसे विद्युत धारा की सामर्थ्य का मात्रक है, 1 एम्पियर है। आप आगे पढ़ेंगे तो एक यंत्र आता है जो विद्युत धारा की इकाई नापता है, जिसकी इकाई एम्पियर में होती है। ज्योति फ्लक्स आपको काम आता है प्रकाश की ऊर्जा नापने के लिए। जब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो ज्योति फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसकी इकाई कैंडेला के बारे में भी पढ़ेंगे। केल्विन की इकाई आप पढ़ चुके हैं, परमताप स्केल आपने पढ़ा है। परमताप स्केल पर 1 डिग्री केल्विन का मान किस तरीके से निकाला जाता है ये आपने पढ़े हैं। पहले 4 यूनिट होती थी ताप की, जैसे सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है, र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। तो इनमें से केल्विन को ही अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना गया है ताप के लिए। इसी तरीके से द्रव्य की मात्रा, यह बहुत छोटे छोटे कण जब होते हैं जो कि आँखों से दिखाई भी नहीं देते, उनकी मात्रा मापन के लिए एक मोल नाम की इकाई यहाँ पर स्थापित की गई है। अब 2 चीज़ें बताइए आपको और जो पूरक इकाई के रूप में श्रीवास्तव साहब ने आपके सामने रखी। एक चीज़ बताई उन्होंने रेडियन, जो कि समतली कोण नापने के लिए होती है, और दूसरी बताई आपको ठोस कोण, जिसे स्टेरेडियन कहते हैं। रेडियन आप अभी पढ़ेंगे, जैसे ही आप गणित में त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे तो रेडियन आपको वहाँ पर बताया जाएगा। अगर एक वृत्त है और अगर उस वृत्त के ऊपर एक चाप उसके अर्धव्यास के बराबर काटा जाए तो यह चाप जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगा वह 1 रेडियन के बराबर होता है। और इसी तरीके से आपको श्रीवास्तव साहब ने स्टेरेडियन बताया, जो ठोस वस्तुओं में होता है। और उन्होंने बताया कि जैसे एक कोई ठोस वस्तु, गोल वस्तु है और उसके कुछ भाग को काट लिया जाए तो उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा इस भाग के द्वारा, वो स्टेरेडियन में नापा जाता है। ये बातें बच्चों आपके समझने की हैं। अब हम एक ऐसी चीज़ पर आते हैं कि जो आपके लिए बिल्कुल नई है। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन सब का ये प्रयत्न रहा है कि हम किसी भी चीज़ को अति शुद्धतम नाप सकें। आप जानते हैं लंबाई नापने के लिए आपके पास एक स्केल होता है जिसे मीटर स्केल कहते हैं। अक्सर यह 1 फुट के बराबर होता है, जिसमें 12 इंच और 30 सेंटीमीटर के निशान दोनों तरफ लगे होते हैं और इससे आप किसी भी रेखा की लंबाई नापते हैं। यही किसी कमरे की साइज़ नापने के भी काम में आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि इसमें एक
एक जो सेंटीमीटर का पैमाना है या 1 सेंटीमीटर की दूरी है उसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है और जिसमें से प्रत्येक भाग का मान होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर वह दूरी है जो इस पैमाने पर कम से कम नापी जाती है। इससे कम दूरी आप इस पैमाने से नहीं नाप सकते, केवल अंदाज भर लगा सकते हैं। और चूंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि भौतिक शास्त्र में इस तरीके के अंदाज नहीं चलते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि अगर हमें इससे छोटी दूरी नापनी हो, 1 मिलीमीटर बड़ी दूरी होती है। वैसे तो आप कहेंगे कि 1 मिलीमीटर बहुत थोड़ी दूरी है, लेकिन जहाँ पर सर के एक बाल की मोटाई भी नापने की इच्छा हो या उससे भी कम मोटाई की चीज़ों को नापना हो, तब ये 1 मिलीमीटर काफ़ी बड़ी दूरी हो जाती है। और इससे छोटे मापन के लिए हमारा वैज्ञानिक हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्रीवास्तव साहब से कि पियरे बर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने एक यंत्र किस तरीके से खोजा और उन्होंने एक सूत्र की स्थापना की जिससे कि 1 मिलीमीटर से कम की दूरी भी आसानी से ज्ञात की जा सके। तो हम श्रीवास्तव साहब से इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा सिंगर साहब ने बताया बच्चों, हमारा जो स्केल होता है वो एक साधारण स्केल में इंच और सेंटीमीटर के माप अंकित होते हैं। सेंटीमीटर के माप को हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में, जैसा आपको सबको ज्ञात है, 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पर हमने जो मापन के लिए यंत्र उपयोग किया है या मापन का यंत्र हमें देखना है, उसमें हम बर्नियर कैलिपर्स का अध्ययन करेंगे। बर्नियर नामक वैज्ञानिक ने जो यंत्र बनाया था, उस यंत्र में एक पैमाना लिया था, मुख्य स्केल का पैमाना। मुख्य स्केल के पैमाने में, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, मुख्य स्केल का पैमाने में कोई विशेष बात नहीं है, वे एक साधारण ही स्केल है। साधारण स्केल जैसा हमने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से हम क्रमशः बढ़ते जाते हैं और यह 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा होता है। बस अंतर इसमें यह होता है कि इस स्केल के सामने एक जबड़े नुमा एक आकृति होती है और इसके ऊपर एक बर्नियर ने जो अपना स्केल बनाया है, ये इस तरह से बना हुआ होता है। ये बर्नियर स्केल 10 भागों में बटा होता है। मुख्य स्केल के 9 भाग बर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर होते हैं और ये ऊपर का बर्नियर स्केल मुख्य स्केल के ऊपर सरक सकता है और इसके पीछे एक पत्ती लगी होती है, जैसा कि सिंगर साहब बता रहे हैं आपको। अब आप देखिए, बर्नियर कैलिपर्स में आपको बता रहा हूं, ये बर्नियर कैलिपर्स है। ये बर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल है। जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया, ये बर्नियर का मुख्य स्केल है और ये उस पर चलने वाला जबड़ा है जिसे आपकी पुस्तक में पंजे के रूप में लिखा गया है। ये यहाँ पर एक खिड़की है, ये खिड़की बर्नियर स्केल से कटी हुई है, जिसके नीचे हमें मुख्य स्केल दिखाई देता है और इसके ऊपर जो खिसकने वाला भाग है, उस खिसकने वाले भाग पर एक बर्नियर पैमाना बना है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप अपने गुरुजी से कहें कि कल वह बर्नियर कैलिपर्स निकाल कर आपको दिखाएं, तो आप देखेंगे कि इस बर्नियर कैलिपर्स के बर्नियर पैमाने पर 10 भाग बने हुए हैं और ये 10 भाग मुख्य स्केल के 9 भागों के बराबर है। ये बर्नियर कैलिपर्स का बर्नियर पैमाना है। अब अगर इसको हम ये जो स्लाइडिंग या ये जो खिसकने वाला भाग है, अगर हम इसको इस तरीके से मिलाएं तो दोनों जबड़ों को मिलाने पर आप देखते हैं कि इस पहले जबड़े के ये ए और बी भाग इस दूसरे जबड़े के सी और डी भाग के सीध में आते हैं, मतलब ये एक सीध में है चारों। इसी तरीके से दूसरे जबड़े के ए, बी और सी और डी भाग एक सीध में है। अगर हम इन्हें ऐसे मिला दें तो आप देखेंगे
कि वर्नियर पैमाने का पहली लाइन और मुख्य स्केल की शून्य वाली लाइन वो एक दूसरे के बिल्कुल संपाती हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इसमें हम कहते हैं कि यह स्केल ठीक है। लेकिन जब बार बार हम इसको उपयोग करते हैं तो यह इसके ऊपर चलते चलते ढीला होने लगता है और कभी कभी इसमें कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि अगर हम इन जबड़ों को मिलाएं तो इसका वर्नियर का पहला भाग शून्य वाली रेखा के संपाती नहीं हो पाता है। ऐसे समय में हम कहते हैं कि इसमें शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो गई है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सैद्धांतिक रूप से जो चित्र बना है उस पर श्रीवास्तव साहब से। हाँ, जैसा सिंगर साहब ने बताया है कि वर्नियर जो स्केल हमारा है उसमें एक पंजेनुमा आकृति होती है जिसे हमने जबड़ा कहा है। इसको जब हम खसकाते हैं तो वर्नियर स्केल उसके ऊपर सरकता है और मुख्य स्केल उसका स्थिर रहता है। जब वर्नियर स्केल को हम उसके ऊपर सरकाते हैं या खसकाते हैं तो उसके ऊपर का जो भाग है वो 10 भागों में बटा होता है। यह 10 भाग मुख्य स्केल के 9 भाग के बराबर होते हैं। जैसा आपको ये दिखाया गया है, ये स्केल दिखाया गया है। इसका ये भाग जिसको हमने जबड़ा कहा था, ये हिस्सा है। इससे हम किसी भी स्केल के किसी भी वस्तु की या तो हम गोलाई नाप सकते हैं या उसकी आंतरिक व्यास नाप सकते हैं। इस तरह से हम इसको खसकाते हैं अगर, तो इसमें एक इस तरह देखिए आप स्लाइडिंग, ये पत्ती खसक रही है। यह सरकती हुई पत्ती से हम किसी भी वस्तु की गहराई नाप सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि ये एक स्केल है आपका, यह मुख्य स्केल है जो आपको प्रदर्शित हो रहा है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। आइए हम इसमें देखते हैं टेलीटॉप में। ये हमारा वर्नियर स्केल है, इसमें ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये 10 भागों में बटा हुआ है। ये हमारा मुख्य स्केल है, यह इसके 9 भाग वर्नियर के 10 भाग के बराबर होते हैं। इसी आधार पर हम किसी भी यंत्र का अल्पतम माप ज्ञात कर सकते हैं। वर्नियर का अल्पतम माप का हमारे पास सूत्र होता है मुख्य स्केल का 1 भाग की लंबाई बटे वर्नियर स्केल में कुल खानों की संख्या। हम जब किसी भी यंत्र का मापन करते हैं तो हम उस यंत्र से कितनी कम से कम लंबाई नापते हैं, हम इसका ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी यंत्र से कम लंबाई जो नापी जाती है हमें उस यंत्र का अल्पतम माप कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्नियर के 1 खानों की लंबाई हमने इसमें मानी है। वर्नियर के 1 खाने की लंबाई माना है हमने V है और मुख्य स्केल के 1 खाने की लंबाई हमने माना है S है। तो वर्नियर के n खानों की लंबाई बराबर होगी मुख्य स्केल के 1 खाने के कम के बराबर। कहने का मतलब है n-1 खाने। यदि हमने माना है कि वर्नियर का पैमाने के खानों की संख्या n है तो मुख्य स्केल की खानों की संख्या n-1 होगी। n से तात्पर्य हमारा है, हमने जैसा आपको बताया कि वर्नियर स्केल के 10 खाने मुख्य स्केल के 9 खाने के बराबर होते हैं। यानी यदि हम यहाँ पर 10 लिखते हैं वर्नियर के तो यहाँ पर मुख्य स्केल के कितने खाने आएंगे? 9 खाने आएंगे। अब हम ये दोनों खाने आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमने इसमें देखा है कि एक खाने का मान V है तो n खाने का मान कितना होगा? n इंटू V। इसी प्रकार से n-1 खाने का मान 1 खाने के मान के साथ अगर मिलाया जाता है तो मुख्य स्केल के 1 खाने का मान आपका S है तो n-1 खाने का मान होगा n-1 इंटू S। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? अल्पतम माप कहते हैं। तो इसका जब हम अल्पतम माप पूरा ज्ञात करते हैं तो हमारे पास एक सूत्र आता है मुख्य स्केल के खाने का मान बटे वर्नियर स्केल में अंकित खानों की संख्या। तो वर्नियर स्केल में अंकित खानों की संख्या जैसा हम कहते हैं 10 होता है और मुख्य स्केल के 1 भाग का मान कितना होता है? 1 मिलीमीटर, जिसे हम लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल का अल्पतम माप मुख्य स्केल के 1 खाने का मान 0.1 सेंटीमीटर और उसमें अंकित खानों की संख्या आपकी 10 है तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, समय कम हुआ है, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। अभी आपने श्रीवास्तव साहब से सुना कि वर्नियर स्केल का अल्पतम माप 0.01 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि साधारण स्केल का अल्पतम माप कितना था? 0.1 सेंटीमीटर था। इससे 10वें भाग मतलब 1 मिलीमीटर के 10वें भाग तक की अब
लंबाई आप किससे निकाल सकते हैं? वर्नियर स्केल से निकाल सकते हैं। अगर हमें इससे भी कम राशि की आवश्यकता हो तो हम वर्नियर स्केल पर बने हुए खानों की संख्या बढ़ाएंगे, मतलब n का मान बढ़ाएंगे और s का मान घटाएंगे। s क्या है? मुख्य स्केल पर बने हुए एक भाग का मान। अगर हम उसको कम करें, मान लीजिए अभी तक क्या है कि हमारे 1 सेंटीमीटर के भाग का में 10 भाग किए गए हैं और एक भाग का मान कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। अगर हम और अधिक बढ़िया पैमाना बनाना चाहते हैं तो उसे 1 सेंटीमीटर को 20 भागों में बांट लें, 30 भागों में बांट लें, इसकी लंबाई और आधी हो जाएगी, तो उनकी एक भाग की लंबाई कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप वर्नियर पर जो 10 खाने बनाए हैं उसको आप 20 बना लें, 40 बना लें, 50 बना लें, तो उसकी का मान और भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार आप वर्नियर पैमाने को बना सकते हैं और जितना सूक्ष्म बनाना चाहें उतना यह बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्नियर पैमाना साधारण पैमाने की अपेक्षाकृत बहुत कम दूरियों को नाप सकता है। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार और कम दूरियां नापने वाला यंत्र भी बना सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक उपयोग में 1 मिलीमीटर का 10वां भाग भी काफ़ी कम होता है। इसलिए हम व्यवहारिक उपयोग में इस पैमाने को जब उपयोग में लाते हैं तो वर्नियर पर 10 खानों वाला भाग ही बनाते हैं। सर, अपन अगले अध्याय में शून्यांक त्रुटि पढ़ेंगे, इसकी शून्यांक त्रुटि और किस तरीके से हम इससे कोई दूरी नापते हैं यह सिद्धांत पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर हमें किसी तार की मोटाई निकालनी हो तो उस समय हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग न करके एक और यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे स्क्रू गेज कहते हैं, और उसके बारे में भी आपको जानकारी आगे के चैप्टर में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।